मैं हनवंत सिंह जेतावत, सह आचार्य, बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा। आज मैं आपको उसी कड़ी में BSc ऑनर्स पार्ट सेकंड में चलने वाले कोर्स सांख्यिकी तरीकों से परिचय के बारे में आगे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको क्रम में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें मैंने समांतर माध्य के बारे में आपको बताया, फिर आपको मैंने गुणोत्तर माध्य के बारे में बताया। आज अपन तीसरे गणितीय माध्य हरात्मक माध्य की बात करते हैं। पहला, हरात्मक माध्य किसको कहते हैं, यह परिभाषा क्या है? देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर तरीका समांतर माध्य ज्ञात करने में करते हैं, लगभग वैसा ही है। क्या अंतर है देखिए, और उसी अंतर के आधार पर अपन सरल रूप से हरात्मक माध्य किसको कहते हैं इसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। देखिए, समांतर माध्य में पद मूल्यों को जोड़कर पदों की संख्या का भाग देते हैं। यहाँ पर जोड़ तो अपन करते हैं, लेकिन पद मूल्यों की नहीं, बल्कि पद मूल्यों के व्युत्क्रम की, और पद मूल्यों के व्युत्क्रम को जोड़कर उसमें अपन पदों की संख्या का भाग यहाँ पर भी देते हैं। जो मूल्य आएगा वह बराबर हरात्मक माध्य के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो परिभाषा याद करने में आप देखिए, आप कह सकते हैं कि पद मूल्यों के व्युत्क्रम के समांतर माध्य का व्युत्क्रम हरात्मक माध्य कहलाता है। आप सूत्र को देखिए, 1/h बराबर 1/n ब्रैकेट में 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/xn, जहाँ पर h आप जानते हैं हरात्मक माध्य होता है, n पदों की संख्या है ये, और x1 x2 xn तक पद मूल्य होते हैं। तो पद मूल्यों का व्युत्क्रम का समांतर माध्य, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं कि 1/h है, तो फिर आपको का व्युत्क्रम बोलना पड़ेगा। अर्थात किसी समूह के पदों का हरात्मक माध्य उसके व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का व्युत्क्रम होता है। तो याद करने में परिभाषा आसान रहेगी, आप दिमाग में आराम से बिठा कर आप आराम से हरात्मक माध्य किसको कहते हैं आप बता सकते हैं। जैसे आप मेरे साथ देखिए, पद मूल्यों के व्युत्क्रम के समांतर माध्य का व्युत्क्रम हरात्मक माध्य होता है। आसान है याद करने में। इसके बाद में क्योंकि यह भी केंद्रीय प्रवृत्ति का एक गणितीय माध्य है, इसकी अपनी विशेषताएं हैं और साथ ही साथ इसकी कुछ कमियां भी हैं। देखिए, विशेषताओं में पहली विशेषता और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहाँ पर हरात्मक माध्य सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, किन मूल्यों में यह सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, इसकी बात करते हैं, और यही इसका पहला गुण है। देखिए, यह माध्य औसत गति, चलन वेग तथा वस्तु की मात्रा प्रति रुपया के रूप में दिए गए मूल्यों की औसत मात्रा निकालने में सर्वश्रेष्ठ है। देखिए कहाँ पर सबसे उपयोगी है, ये आपने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरात्मक माध्य वहाँ पर सबसे उपयोगी है जहाँ पर आपको औसत गति के रूप में मूल्य दिए हुए हैं, चलन वेग के रूप में मूल्य दिए हुए हैं, और वस्तु की मात्रा प्रति इकाई के रूप में मूल्य दिए हुए हैं। वहाँ पर यदि आपको दूसरे माध्यम की तुलना में किसी का उपयोग करना है तो सर्वश्रेष्ठ आपके लिए हरात्मक माध्य होगा। दूसरी विशेषता यह है कि जब श्रेणी में अधिक विषमता हो तो यह माध्य उपयुक्त है। देखिए, जहाँ पर बहुत बड़े बहुत छोटे पद है या अलग अलग समूहों में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो यदि अपने को प्रतिनिधि मूल्य निकालना है या माध्य निकालना है तो हमें किस स्थिति में हरात्मक माध्य का उपयोग करना चाहिए, यह इस स्थिति में सबसे उपयुक्त होता है। तीसरी बात, यह माध्य भी गुणोत्तर माध्य की तरह बड़े मूल्यों को कम महत्व देता है और छोटे मूल्यों को अधिक महत्व देता है। ये आप सूत्र को भी यदि गौर से देखें कि कोई भी मूल्य होगा उसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो वो मूल्य बहुत छोटा हो जाएगा, जितना बड़ा मूल्य होगा उतना ही छोटा गणना में हो जाएगा।
तो इसी हिसाब से यह कह सकते हैं कि यह बड़े मूल्यों को तो कम महत्व देता है और छोटे मूल्यों को अधिक महत्व देता है। चौथी हरात्मक माध्य की विशेषता यह है कि यह माध्य समग्र माला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। आपने देखा, यह बात मैंने तीनों गणितीय माध्यों की विशेषताओं में रखा है। सभी मूल्यों पर आधारित होते हैं। कोई भी मूल्य छूटा हुआ है तो हम इसकी गणना नहीं करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि गणना में सभी मूल्यों का उपयोग इसमें किया जाता है। पांचवा, इस माध्य का बीजगणितीय विवेचन किया जा सकता है। यह बात अपन ने तीनों गणितीय माध्यों में लिखी कि इनके ऊपर अपन जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देने का क्या प्रभाव पड़ता है यह ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं हरात्मक माध्य में क्या कमी है। सबसे बड़ी कमी, यदि जो समूह अपन एकत्रित किए हैं उनमें यदि धनात्मक व ऋणात्मक दोनों संख्याएं दी जाए तो इस माध्य की गणना करना संभव नहीं होता है। विशेष स्थिति है, अगर संख्याओं के समूह में माइनस संख्या भी है और प्लस संख्या भी है तो गणना करना संभव नहीं है। दूसरी बात, गणना की दृष्टिकोण से यदि अपन बात करें तो अपन कमी क्या गिना सकते हैं कि इसकी गणन क्रिया बहुत जटिल है, क्योंकि अपने को व्युत्क्रम करना पड़ेगा। व्युत्क्रम करने के बाद में समांतर 1/n का भाग देना पड़ेगा, उसके बाद में फिर व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो प्रक्रिया बहुत जटिल है। गणना की दृष्टिकोण से हरात्मक माध्य के ये दोष है। चौथा, इसकी गणना के लिए सभी मूल्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये कह रहा है कि यदि कोई भी मूल्य छूट गया है या मिसिंग है तो अपन उस समूह का हरात्मक माध्य नहीं निकाल सकते हैं। यह बात मैंने आपको हरात्मक माध्य की है, जिसमें अपन मोटे तौर पे हरात्मक माध्य कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आप हमेशा ध्यान रखिए, याद रखने की बात है कि हरात्मक माध्य कहाँ सबसे ज़्यादा उपयोगी है। जहाँ पर औसत गति, चलन वेग और वस्तु की मात्रा, प्रति रुपया इत्यादि के रूप में यदि मूल्य दिए हुए हैं तो हरात्मक माध्य सबसे उपयोगी है। कहाँ फेल हो जाता है, कहाँ पर यह कार्य नहीं करता है, जहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मूल्य एक साथ दिए हुए हैं तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। मूल्यों में किसको महत्व ज़्यादा देता है और किसको कम देता है, इसमें यह भी गुणोत्तर माध्य की तरह बड़े मूल्यों को कम महत्व देता है और छोटे मूल्यों को ज़्यादा महत्व देता है। तो यह बात मैंने आज आपको, जो तीसरा गणितीय माध्य है हरात्मक माध्य की, मैंने बात की है। धन्यवाद।